हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स में स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि सारणी में कैसे प्रगुण लगाया जाता है या कि इसमें कितने प्रगुण हैं, किस प्रकार के इसके नियम हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा स्टूडेंट प्रगुण वाला। यदि आप नहीं देखें तो उसको जाइए देखिए स्टूडेंट, क्योंकि आपसे यदि प्रगुण नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन कतई नहीं बन सकता स्टूडेंट। आप प्रसार करेंगे तो इसमें क्वेश्चन में लिख देता है कि बिना प्रसार किए निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। इसलिए आपको प्रगुण पढ़ना आवश्यक है, तो आपको प्रगुण पढ़ना ही पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप जरूर देखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेंगे। एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट। तो इस प्रकार का जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन आपको करना है। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए बिना प्रसार किए हुए। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं दिया है कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये नहीं दिया है कि प्रसार किए हुए या बिना प्रसार किए हुए। तो आप सभी प्रकार से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले आपने देखा कि हम क्या करते हैं, एक स्तंभ या एक पंक्ति ले लेते हैं, उसमें से प्रसार कर देते हैं। किंतु यहाँ पे हम प्रगुण लगा रहे हैं स्टूडेंट। अगर प्रगुण लग जाएगा तो बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखिए कि सारणी को 1 4 7 2 5 8 6 3 6 9 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हल। और सबसे पहले जो सारणिक दिया गया है लिख लेंगे कि दिया गया सारणिक, दिया गया सारणिक है आपके पास 1 4 7 2 5 8 3 6 9 इतना दिया गया है आपके पास। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी भी पंक्ति स्तंभ को चेंज करना है तो उसमें आप प्रगुण लगा सकते हैं। देखिए जो स्तंभ है उसे इंग्लिश में कॉलम बोला जाता है, तो कॉलम को सी से प्रदर्शित करेंगे और स्टूडेंट पंक्ति को हम आर से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि उसे रो कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक संक्रिया लगाते हैं स्टूडेंट, कौन सा, तो आप किसी पंक्ति को घटा सकते हैं नियमानुसार। यहाँ पर हम संक्रिया लगाते हैं स्टूडेंट कि हम C2 में लिखेंगे, C2 में लिखेंगे और C2 को C1 से घटा देंगे। समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए संक्रिया हम एक लगा रहे हैं स्टूडेंट कि C2 का मतलब दूसरा स्तंभ कौन सा है, 4 5 6, इसमें आपको लिखना है, किंतु C2 में C1 को घटा देना है, ठीक। और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए दूसरा संक्रिया ये लगा रहे हैं कि हमको C3 में लिखना है, ठीक। C3 में लिखना है किंतु C3 में C2 को घटा देना है। ये यहाँ पे हम संक्रिया लगाते हैं, ठीक से, ये संक्रिया से। अब देखिए किसी भी पंक्ति को स्तंभ में घटा सकते हैं आप स्टूडेंट, तो ये संक्रिया यहाँ पर लगा देते हैं कि C2 में लिखेंगे, C2 को C1 में घटा देंगे। अब आपको पता चल जाएगा घटाएंगे क्यों स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए डाउट स्टूडेंट ज़रूर बताएं कि C2 में लिखना है, ठीक, और C2 में C1 को घटा देना है। यानी दूसरे स्तंभ में लिखना है, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में घटाना है। अब देखिए इसके बाद C3 में लिखना है, फिर यहाँ पर घटा देना है C3 C2 से। तो देखिए यहाँ पर घटा देते हैं स्टूडेंट। डेल बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C1 को अभी कुछ नहीं करना है, लिखना किस में है, C2 में। तो 1 2 3 हमने लिख दिया। C2 है 4 5 6, तो C2 को किस में से घटाना है, C1 में, और लिखना किस में है, C2 में। तो ये C2 है आपका, C2 में C1 को 4 - 1 इसके संगत घटेगा, 4 1 से घटेगा, 5 2 से घटेगा, 6 3 से घटेगा। तो 5 को 2 से घटा देंगे, 6 को 3 से घटा देंगे। इसके बाद दूसरे संक्रिया में चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर C3 में लिखना है C3 - C2, C3 में लिखेंगे तो यही संक्रिया लगेगा C3 - C2, यानी C3 क्या है, 7 8 9, C2 है 4 5 6, इसमें इसको घटाना है। 7 - 4 यहाँ पर 8 - 5 और C3 - C2 9 - 6, इस प्रकार हमने घटा दिया स्टूडेंट। ये संक्रिया अपने मन से हमने लगाया। अब देखिए डेल बराबर क्या हो जाएगा, 1 2
3। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 6 में 3 घटाएंगे तो 3। यहाँ पर देखिए 7 में घटाएंगे 4 तो 3, 8 में 5 घटाएंगे फिर भी यहाँ पर 3, और यहाँ पर 9 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 3। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का हमारा सारणी निकल करके आ गया। अब देखिए हमने प्रगुण में स्टूडेंट पढ़ा था कि कोई भी सारणी है यदि उसके पंक्ति या स्टूडेंट स्तंभ दो आपस में बराबर हैं, समान है स्टूडेंट, तब सारणी का मान क्या होगा, 0। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं C2 व C3 क्या है, C3 के अवयव समान हैं, के अवयव क्या है, समान है, अवयव समान है। और आपने स्टूडेंट देखा कि जब इनके अवयव समान है तब सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो प्रगुण से यहाँ पर स्टूडेंट सारणी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में सारणी पढ़ा कि यदि आपके पास कोई प्रगुण पढ़ा कि यदि आपके पास कोई सारणिक है तो उसके या पंक्ति ले लीजिए या स्तंभ, यदि उनके अवयव बराबर है, यहाँ पर देखिए C2 व C3 यानी दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ के अवयव समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारणी का मान 0 हो जाएगा। यानी इस सारणी का आपको वैल्यू ज्ञात करना था, तो जो इसका वैल्यू आया स्टूडेंट 0। इस प्रकार आपने क्या किया, सारणी का मान निकाल लिया। ये है आपका आंसर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि बिना विस्तार किए निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया गया था कि विस्तार करिए कि ना करिए, स्टूडेंट किसी भी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, फिर भी वो सारणी का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि बिना विस्तार किए, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार हम पंक्ति या स्तंभ लेते थे, एक पंक्ति या स्तंभ को लेकर उसके सामने वाला स्टूडेंट क्या करते थे, छोड़ देते थे, और जो बच गया उनको हम सारणी की सहायता से स्टूडेंट जिस प्रकार 2.2 का निकालते थे उस प्रकार का निकाल लेते थे। किंतु यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे के रखा है कि बिना विस्तार किए निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे आपको क्या लगाना है, प्रगुण। और यदि आपसे प्रगुण नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी स्टूडेंट, इसलिए प्रगुण को पढ़ना अनिवार्य है। तो देखिए बिना विस्तार किए हुए स्टूडेंट दे दिया गया है, तो इसमें विस्तार आपको नहीं करना है। इसलिए पेपर में इसी प्रकार का आएगा कि बिना विस्तार किए निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पढ़ना है आपको। देखिए चलिए यहाँ पर हल करते हैं और माना मान के चलते हैं कि माना, यहाँ पर डेल इक्वल क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर डेल इक्वल लिख देंगे जो आपके पास दिया गया है 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, लिख देना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, केवल और केवल लिख दिया जिस प्रकार दिया गया था आपको क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सारणी का मान निकालना है। देखिए स्टूडेंट जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके पास तो तीनों क्या करेंगे, स्तंभ को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हम संक्रियाँ लगाते हैं। एक संक्रिया इस प्रकार लगाते हैं कि C1 में आपको लिखना है, C1 यानी पहला स्तंभ में लिखना है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों स्तंभ को जोड़ देना है। तो चलिए यही संक्रिया लगा लेते हैं। तो डेल बराबर C1 में लिखना है, यानी पहली स्तंभ में आपको क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है पहली स्तंभ में और तीनों को जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तीसरी पंक्ति का स्टूडेंट यहाँ पर, तो चलिए स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। हमने क्या किया, C1 में लिख दिया, सभी स्टूडेंट स्तंभ को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जिस प्रकार C2 है उसको C2 को लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इतना दिया गया है तो हमने इतना लिख दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल बराबर किस प्रकार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 को यहाँ पर पहले लिखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर इसके बाद आपके पास है ओमेगा स्क्वायर 1,
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इतना दिया गया है। अब स्टूडेंट एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा किस प्रकार का, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। तो इसका ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को क्या करेंगे आप डिटर्मिनेंट्स में रख देंगे जो आपके पास दिया हुआ है। तो उसमें चलिए रख देते हैं। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हर जगह 0 0 0 ये हो जाएगा। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपने प्रगुण में पढ़ा है कि यदि सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयव क्या हो 0 हो, तब सारणी का मान क्या हो जाता है 0। तो आपने फर्स्ट प्रगुण में ही पढ़ा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रगुण 1 से आपने फर्स्ट प्रगुण में पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डाउट हो सकता है स्टूडेंट आपको कि 0 कैसे आया। तो 0 ऐसे आता है स्टूडेंट कि जब हम क्या करते हैं, कोई यदि आपके पास सारणिक है, तो प्रगुण में फर्स्ट प्रगुण में ही आपने पढ़ा कि यदि आपके पास कोई भी सारणिक है, ठीक, तो उसके पंक्ति ले लीजिए या स्तंभ ले लीजिए, एक पंक्ति या एक स्तंभ कोई भी ले लीजिए, चाहे पहला हो दूसरा तीसरा। तो यदि उसके सभी अवयव 0 होंगे तो सारणिक का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक। तब यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन उसी प्रकार का है, सभी के सभी स्टूडेंट की बिना विस्तार किए। तो यानी सभी में क्या करना है, आपको प्रगुण लगाना है। बिना विस्तार किए सारणिक यहाँ पर दिया गया है 9 9 12 1 -3 -4 1 9 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल। चलिए हल, और जो दिया गया सारणिक है, तो यहाँ पर मान के चलते हैं, डेल बराबर मान लेते हैं स्टूडेंट। डेल हर जगह यहाँ पर आपको डेल देखने को ही मिलेगा, सारणी को डेल से ही दर्शाया ही जाता है। तो यहाँ पर डेल बराबर आपके पास यहाँ मान लेंगे। तो आपके पास सारणिक दिया गया है 9 1 1, फिर इसके बाद है 9 -3 9 12 -4 12, इतना आपके पास दिया गया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखिए अवयव और सारणिक में बहुत डिफरेंस है। अवयव में क्या होता है कि जो हम करते हैं, चाहे गुणा करते हैं स्टूडेंट या फिर कॉमन लेते हैं, तो सभी एलिमेंट के साथ होगा, यानी चाहे पंक्ति ले लीजिए आप, चाहे स्तंभ, सभी के साथ होगा। किंतु यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। यदि आप एक पंक्ति से कॉमन लेना चाहते हैं तो एक पंक्ति से ले सकते हैं, एक स्तंभ से ले सकते हैं तो एक स्तंभ से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि C2 में आप यानी दूसरे स्तंभ में आप देख सकते हैं, ये आपका C2 कहलाएगा पूरा, और ये आपका C2 कहलाएगा कि नहीं। तो 9 -3 और 9 ये आपका पूरा C2 कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 3 कॉमन है, 9 से भी 3 कॉमन है, 3 से तो 3 कॉमन है ही, और फिर 9 से। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट कि C2 से क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, और C3 में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी 4 कॉमन है, तो यहाँ से ले सकते हैं, और C3 से 4 उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ क्या करते हैं कि उभयनिष्ठ ले लेते हैं। और जब उभयनिष्ठ लेंगे तो चलिए ले लेते हैं, डेल बराबर क्या हो जाएगा 3 यहाँ से ले लिए हमने और 4 यहाँ से, तो इन दोनों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे गुणा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बचेगा क्या 9 1 1 बचेगा ही सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर 3 अंदर, यहाँ पर -1 बचेगा, इसके बाद यहाँ 3 बचेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो 3, यहाँ पर स्टूडेंट क्या बचेगा -1 और यहाँ पर 3। अब देखिए स्टूडेंट कि जब स्तंभ या पंक्ति कुछ भी हो तो 2 बराबर हो, चाहे 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो यहाँ पर बराबर हैं C2 और C3, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक। आपने पढ़ा ही है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो गया डेल बराबर 3 चौको 12 हो गया, और इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तो इस प्रकार 0 हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि C2 व C3 के अवयव जो हैं, अवयव
समान है। अवयव समान है तब यहाँ पर सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। तो डेल बराबर 12 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, यानी पूरा जो इसका मान है कितना आ गया 0, और आपको सारणी का मान ही ज्ञात करना था। इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि बिना विस्तार किए निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर सारणी का मान ज्ञात करना है तो दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन में ही डेल इक्वल देके रखा है। तो चलिए हल लिख लेते हैं, और यहाँ पर दिया गया है डेल इक्वल, लिखिए 0, 99 माइनस 998। यहाँ पे स्टूडेंट दिया गया है -990,997। यहाँ पे स्टूडेंट 998 माइनस 997 और 0 इतना आपके पास दिया गया है। तो इतना हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं स्टूडेंट कि डेल इक्वल यहाँ पे जो दिया गया है आपको पंक्ति में, तो इसको हम क्या करेंगे स्तंभ में बदल देंगे, पंक्ति का स्तंभ में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 099 माइनस 998, तो इसे स्तंभ में लिख देंगे 099 माइनस 998। इसके बाद दूसरा पंक्ति देखिए यहाँ पर -99, फिर इसके बाद इसको स्तंभ में बदलिए 0997। इसके बाद देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट 998, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, सभी पंक्तियों को हमने स्तंभ में बदल दिया। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया स्टूडेंट, केवल और केवल पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका R1, R2 और R3 है, यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सभी में माइनस है तो हम यहाँ पर -1 का कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आपको प्रगुण के लिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पर इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो R मतलब रो पंक्ति होता है, तो R1, R2 व R3 से क्या करते हैं हम -1, R3 से -1 उभयनिष्ठ लेने पर क्या कर देंगे, उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ ले लेंगे इन तीनों से। तो चलिए उभयनिष्ठ ले लेंगे स्टूडेंट, यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से, यानी -1 3 बार आ जाएगा, तीनों पंक्ति से ले रहे हैं। इसके बाद देखिए 0 में माइनस लगाइए या ना लगाइए सब बराबर है, यहाँ से माइनस बाहर है तो 99, यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस। इसके बाद देखिए ये -99 हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट 0, यहाँ पे 997, यहाँ पे देखिए माइनस बाहर है तो यहाँ पे हो जाएगा 998, यहाँ -997 और ये 0, ये हो गया। अब देखिए -1 का गुणा 3 बार होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का गुणा 3 बार होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, फिर से -1 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो बचा उसे आप क्या करेंगे, लिख देंगे, है क्या 099 -998 -99 0997 998 -997 और 0 इतना है। अब आप यहाँ पर देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था वो आपको स्टूडेंट यहाँ पर मिल गया, यानी डेल इक्वल जो दिया था डेल बराबर डेल इक्वल आपको पास जो दिया था स्टूडेंट वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके जगह में आप डेल लिख देंगे तो इसके गुणा में है स्टूडेंट, तो आपने लिख दिया डेल। अब इसके बाद देखिए डेल बराबर यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस डेल हो जाएगा, ठीक, माइनस डेल हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो डेल प्लस डेल बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हो गया 0। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर कि डेल और डेल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 डेल बराबर 0, और 2 को पक्षांतर कर देंगे तो डेल बराबर 0, यानी जो सारणिक का मान है आपका आ गया स्टूडेंट 0। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिना विस्तार किए सारणी का मान ज्ञात कीजिए, यानी किसी भी प्रकार का आपके पास यदि क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको थोड़ी एडजस्ट करना है कि प्रगुण स्टूडेंट कैसे लगाएं। आपने प्रगुण पढ़ा कि किस किस प्रकार का प्रगुण हमने पढ़ा, और स्टूडेंट एकदम सिंपल रहती है, 1-2 लाइन में इसका आंसर आ जाता है। हाँ, 1 लाइन 2 लाइन आपको एडजस्ट करना पड़ता है। यदि आप 1 और 2 लाइन एडजस्ट कर लिए तो इसके बाद आप प्रगुण लगा देंगे, सीधा इसका आंसर आ जाएगा। अधिकतर सारणी
सारणिक में इसका मान 0 आएगा स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं कि यदि आपके पास दिया गया है बिना विस्तार किए, हालांकि स्टूडेंट इससे संबंधित मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि इससे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएं। तो बिना विस्तार किए सारणिक 13, 16 और यहाँ पर 19 दिया गया है, 14, 17, 20 और 15, 18, 21 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका भी मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको डेल इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हल माना, डेल इक्वल क्या लिख देंगे, दिया गया है आपके पास 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20, 21 इतना आपके पास दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर प्रगुण कैसा लगाया जा सकता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो आपका C3 है, C3 का मतलब तीसरा स्तंभ है, जो आपका तीसरा स्तंभ है 19, 20 और 21। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ से घटा देंगे। 19 में 16 घटाएंगे तो 3 का डिफरेंस है, 20 में 17 घटाएंगे तो 3 का डिफरेंस है, 21 में 18 घटाएंगे तो 3 का डिफरेंस है। इस प्रकार स्टूडेंट ये जो आपका तीसरा स्तंभ है 3, 3, 3 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 16 में 13 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, 17 में 14 घटाएंगे यहाँ भी 3 का डिफरेंस है और 18 में 15 घटा देंगे यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। अब देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें 3 आ जाएगा। तो सारणिक का कथन है प्रगुण स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स आपने पढ़ा कि यदि स्टूडेंट सारणिक के चाहे 2 पंक्ति हो या 2 स्तंभ बराबर हैं, सभी अवयव बराबर हैं, तब सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट इसी प्रकार का केवल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बस स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है स्टूडेंट कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप सोचेंगे कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हमसे बन जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, सवाल पढ़िए, नियम पढ़िए, इसका इंट्रोडक्शन पढ़िए और स्टूडेंट जितना क्वेश्चन हो सके सभी क्वेश्चन स्टूडेंट हल कीजिए, नोट बनाइए और सभी फार्मूला नोट कीजिए स्टूडेंट। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा स्टूडेंट। प्रैक्टिस करते करते आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको आंसर तक पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए तो चलिए यहाँ पर हमने आपको बताया स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि C3 में हम लिखेंगे, क्या करेंगे C3 में आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा कि C3 में लिखना है, किंतु स्टूडेंट C3 को C2 से घटा देना है, सॉरी यहाँ पे माइनस है। इसके बाद देखिए C2 में लिखना है, C2 को C1 से घटा देना है। ये दोनों संक्रिया हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं, आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर डेल है तो डेल, पहली वाली में कुछ नहीं करना है, जो पहला स्तंभ है C1, तो पहला स्तंभ C1 को व्यवस्थित 13, 14 और 15 लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए C2 में लिखना है, C2 में लिखना है, C2 में C1 को घटाना है। तो 16 माइनस 13, 17 माइनस 14 और 18 माइनस 15 हमने कर दिया। इसके बाद देखिए C3 में लिखना है C3 माइनस C2, तो 19 माइनस 16, 20 माइनस 17, 21 माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए समझ में आ रही है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर 13, 14 और 15 घटा दीजिए, सब में 3 का डिफरेंस है। कितना है, सब में 3 का डिफरेंस है। अब सारणी का यहाँ पे क्या कथन है कि जब 2 आपके स्तंभ है या आपके 2 पंक्ति है तो इसके एलिमेंट बराबर है तो सारणी का मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो निसंकोच आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टूडेंट कि चूंकि C2 व C3 के अवयव यानी एलिमेंट क्या है, समान है, और जब समान है तब हमारा अधिकार हो गया कि लिख देंगे डेल बराबर 0।
ठीक, प्रगुण के अनुसार। यहां पर क्या हो गया, सारणी का मान 0 आ गया और ये हमारा हो गया आंसर। स्टूडेंट क्या हो गया, आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपके पास दिया गया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक का वर्ग 2 का वर्ग, स्तंभ में 1 2 3, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, ना कि मान ज्ञात करना है। तो 0 आना चाहिए। देखिए अभी आपने जिस प्रकार पीछे क्वेश्चन देखा, तो स्टूडेंट इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना आपकी बुक में दिया है उतना है। ठीक, तो आपको रूल पता है, प्रगुण पता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप कर लेंगे स्टूडेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि ये इस प्रकार दिया गया है। पहले में 1 2 3, फिर दिया गया है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग बराबर 0, इतना दिया गया है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे हल, और माना मान के चलते हैं कि माना डेल बराबर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, जो आपके पास है 1 2 3, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 का वर्ग और 6 का वर्ग दिया गया है, तो हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, वर्ग को हम क्या करते हैं, खोल देते हैं, तो 1 2 3। ठीक, सिंपल है स्टूडेंट, वर्ग खोलेंगे तो 1, यहाँ पर 2 को गुणा करेंगे 2 बार तो 2 दूना 4, 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाय 9, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 चौको 16, 6 छाया 36, ये हो गया। अब देखिए क्या आपको C3 तीसरे स्तंभ में कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसमें हम उभयनिष्ठ ले लें। क्या ले लें, उभयनिष्ठ ले लें। तो देखिए 4 हमें उभयनिष्ठ दिख रहा है तीसरे स्तंभ में C3 में। 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 9 चौको 36, यानी 4 आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हम ले लें उभयनिष्ठ। तो चलिए ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि C3 में 4 का उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो चलिए 4 का उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहां पर लिख दिए, तो जब 4 का हम यहां उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 2 3 तो बचेगा। C1 में हमने कुछ नहीं किया, C2 में भी हमने कुछ नहीं किया, तो 1 4 9 हमने लिख दिया। इसके बाद C3 में हमने कुछ किया, क्या किया, 4 उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ पर 4 नहीं बचा, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 चला गया तो 4 बचा, यहाँ से क्या चला गया, 4 तो 9 बचा, 9 चौको 36। अब देखिए यहाँ पर काम बन गया। क्या काम बन गया कि जो आपका C2 और C3 है समान है, यानी उसके एलिमेंट जो है समान है, तो सारणी का मान 0 होगा। कितना होगा, सारणी का मान 0, क्योंकि आपने प्रगुण में पढ़ा, क्या पढ़ा कि यदि आपके पास कॉलम या रो, पंक्ति या स्तंभ, कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के एलिमेंट अवयव आपस में बराबर हों तो क्या होगा, सारणी का मान 0 होगा। तो यहां पर सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 4 गुणे 0, क्यों, क्योंकि यहां पे लिख देंगे चूंकि C2 व C3 के अवयव समान हैं, कि अवयव समान हैं, और अवयव समान है तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर 0। हमने LHS लेकर चला और हमें RHS प्राप्त हो गया, यानी जब हमारा LHS और RHS बराबर है, यानी स्टूडेंट डेल बराबर हमने मानकर जो चला था वो हमें डेल बराबर के मिल गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ। देखिए डेल बराबर क्या हमने मानकर चला था, 1 2 3, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 2 का वर्ग, और स्टूडेंट क्या था यहाँ पे 4 का वर्ग 6 का वर्ग, बराबर हमें क्या मिल गया 0। इसके बराबर हमने डेल माना था, यानी हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है और हमने हल किया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारणिक 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए अभी तक आपने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट शुरू में ही ओमेगा वाला, तो उसमें आपने देखा कि ओमेगा क्यूब उसमें नहीं था। देखिए आप इस क्वेश्चन में 100% कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूं स्टूडेंट। देखिए यहां पर दिया गया क्वेश्चन है कि यहां पे मान ज्ञात करना है, तो देखिए क्वेश्चन लगेगा कैसे स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं हल, और माना मान लेते हैं, माना डेल बराबर क्या मान लेंगे 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, हमने इस प्रकार कर लिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट हमने केवल लिख लिया इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले एक तो वैल्यू होती है स्टूडेंट, इस वैल्यू का क्या करेंगे मान रख देंगे, किसका, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का जो मान होता है वो हो जाता है 1, तो इसका मान आपको रखना है ओमेगा क्यूब की जगह में ए। ये सब फार्मूले हैं स्टूडेंट, इनको नोट डाउन करके चलना है। तो यहाँ पर डेल बराबर क्या हो जाएगा, हर जगह 1 रख देंगे जहां ओमेगा क्यूब है, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, स्क्वायर यहाँ भी क्यूब है तो 1 हमने रख दिया, फिर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 1, इस प्रकार हो गया। इसके बाद देखिए कि यहां पर हम स्टूडेंट और कौन सा संक्रिया लगा सकते हैं। चूंकि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला है कि प्रसार मत करिए, इसमें केवल बोला है कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको प्रसार करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन सरलतम रूप से आपको प्रसार करना है कि जिसमें जल्दी आ जाए शॉर्ट में। तो देखिए स्टूडेंट शॉर्ट में कैसे आएगा, यहां पर 0 0 कर देंगे तो हम शॉर्ट में आ जाएगा, कैसे, R2 में स्टूडेंट क्या कर देंगे कि R1 में लिख देंगे और R1 को R2 में घटा देंगे। क्या करेंगे, R1 को R2 में यहाँ पर माइनस से स्टूडेंट घटा देंगे, यहाँ पर इस ये वाला संक्रिया लगा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल बराबर 1 में 1, ये R2 है आपका और ये R1 है, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये हो गया, हमने घटा दिया। केवल R1 में लिखना था। इसके बाद यहां पर चेंज नहीं करना है, तो आपको लिख देना है दूसरी पंक्ति। इसके बाद देखिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, और R1 आपको पता है ना स्टूडेंट की R क्या है, तो R आपका पंक्ति है, रो। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहां पर डेल बराबर क्या हो जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0, 1 में 1 घटाएंगे 0, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, इस प्रकार ये हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट डेल बराबर यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहां पर कोई प्रगुण लग नहीं रहा, तो हम क्या कर देंगे, जो आपका पहला पंक्ति है R1, इसमें क्या कर देंगे कि विस्तार कर देंगे। जिस प्रकार हम एक पंक्ति या एक स्टूडेंट स्तंभ लेकर हम क्या कर देते थे, सारणी का मान उसके पदों में विस्तार कर देते थे। कैसे कि हमने जो ले लिया स्टूडेंट, मान लीजिए हम R1 लेंगे तो इसके पदों में विस्तार, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला को छोड़ देंगे, बाकी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो R1 है के पदों में विस्तार कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे R1 के पदों में विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। तो यहां पर हम चलिए विस्तार कर देते हैं स्टूडेंट, यहां पर हमने लिख दिया, और यहां पर जब विस्तार करेंगे तो 0 और 0 लेंगे स्टूडेंट, तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तब यहां पर हम लेते हैं, क्योंकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 0 लेंगे तो इसके सामने वाला, इसके सामने वाला छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, माइनस ओमेगा का गुणा ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस माइनस में चलता है, ये प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस 0। फिर इसके बाद इसके सामने वाला, इसके सामने वाला को छोड़ देंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, ओमेगा स्क्वायर का गुणा क्यूब से करेंगे तो माइनस ओमेगा क्यूब। फिर इसके बाद देखिए स्टूडेंट, फिर इसके बाद प्लस आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बच जाएगा स्टूडेंट, क्या बचेगा, 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बच गया। यहाँ पर तो 0 है तो यहाँ सब 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 यहाँ पर हो गया, प्लस अब देखिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको गुणा करेंगे ओमेगा के साथ तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए
हमारे पास डेल बराबर बचा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इतना बच गया। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर देंगे, इस ओमेगा स्क्वायर का गुणा दोनों के साथ होगा, ओमेगा का गुणा इन दोनों के साथ होगा। ओमेगा स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा क्यूब, इसके बाद इसका करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ओमेगा का ओमेगा से तो ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट की आएगा क्या, तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले ही बताया स्टूडेंट कि जो ओमेगा क्यूब होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो उसके जगह में हम क्या रख देंगे 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर माइनस ओमेगा, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट ओमेगा के पावर 4 है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो इसके बाद हो गया क्या स्टूडेंट 2 माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ओमेगा के पावर क्यूब तो होता है, किंतु यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 माइनस ओमेगा ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा क्योंकि आधार समान है, और ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद इसके आगे देखिए स्टूडेंट कि इसके आगे किस प्रकार होगा, ओमेगा क्यूब की जगह में आप क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, तो बिल्कुल क्योंकि इसका मान होता है, अपने से हम रखे हैं नहीं। इसके बाद देखिए डेल बराबर 2 माइनस ओमेगा का गुणा 1 से होगा तो कितना होगा बताइए, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट इतना आपके पास आ गया, कितना, अब देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जब हम माइनस का कॉमन लेंगे, ठीक, माइनस का कॉमन लेंगे तो जो माइनस है प्लस में और जो प्लस है वो माइनस में, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और आपके पास 2 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया। और देखिए एक स्टेप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि माइनस आपके पास बाहर है कॉमन, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -2 इस प्रकार आपके पास दिया गया है, तो इस प्रकार हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट एक फार्मूला और आपने पढ़ा होगा, कौन सा, कि 1 प्लस कौन सा, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जब हम मान निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 1 को पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला से हम मान निकाल सकते हैं। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह में हम रखेंगे, यहाँ पर बाहर माइनस है, -1 और -2 रख देंगे। तो देखिए इसका मान क्या आ गया, डेल बराबर माइनस और यहाँ पर -3 और माइनस माइनस प्लस, यानी जो इसका आंसर है स्टूडेंट 3 आ गया। इस प्रकार ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो चैप्टर 4 था डिटरमिनेंट सारणिक, इससे संबंधित पूरे के पूरे क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखे हैं कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए बिना प्रसार किए, यानी स्टूडेंट इसमें पूरा का पूरा आपका प्रगुण का खेल है स्टूडेंट, यानी प्रगुण आपसे आना चाहिए। एक्सरसाइज 4.3 के इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट थोड़ी आपको जो लगाने में स्टूडेंट परेशानी हो सकती है, उस क्वेश्चन को स्टूडेंट हमने देखा। तो आप स्टूडेंट प्रगुण पढ़ के सारे के सारे जितने क्वेश्चन है लगा सकते हैं। जो आपको डाउट हो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका कमेंट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट। अब हम देखेंगे अगला एक्सरसाइज, जिसमें से आपको स्टूडेंट 100% पूछे जाने की संभावनाएं हैं। 100% मतलब स्टूडेंट एक क्वेश्चन उसमें 4 या 5 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। आप किसी भी क्लास की पेपर उठा के स्टूडेंट आप किसी भी सन की पेपर उठा के देख सकते हैं, चाहे स्टूडेंट 10 साल पुराना आप भी देख सकते हैं, फिर भी उसमें पूछा गया है। सारणिक स्टूडेंट चैप्टर था तो उसमें क्या है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ कीजिए उसमें आता है। जो अगला एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 4.4 पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज 4.5। इन दो एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अब हम एक्सरसाइज 4.4 के देखेंगे स्टूडेंट, जिसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। इसमें से स्टूडेंट 100 मतलब कि
कि एक पक्का ही है कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से तैयार करना है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से प्रूफ करना होता। अब देखिए ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे विधिवत आपको बेसिक से स्टूडेंट, और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है, तैयार करके चलना है। और स्टूडेंट इससे संबंधित यानी इसी नियम की और क्वेश्चन भी हैं। आप किसी भी राइटर से पढ़ रहे हैं, यदि उस राइटर में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, यदि नियम मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि इसके बावजूद भी जो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि आपके पास दिया गया है ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z x बाई जेड बराबर 0। यानी जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो हम RHS को लेकर के आएंगे, यानी सारणिक का मान कुल मिला के 0 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको दिया गया है उसको हम लिख लेंगे हल। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे, माना मान के चलेंगे। LHS को माना मान लेंगे, माना यहाँ पे LHS लिख देंगे कि हम LHS लेकर चल रहे हैं। माना मान लेंगे डेल इक्वल, क्योंकि सारणिक को डेल से ही दर्शाया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट डेल से दर्शाया गया है। माना मान लिए हैं कि डेल बराबर हमारे पास इतना दिया गया है, कितना, A B C और क्या स्टूडेंट A प्लस 2x B प्लस 2y और C प्लस 2z, इतना दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, x बाई जेड। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है और हम LHS लेकर चले हैं। माना डेल इक्वल हम मान लिए हैं, और जितने भी नियम होते हैं सभी नियम इसमें लगा देंगे स्टूडेंट, जो इसमें फिट होगा, सभी एक साथ नहीं लग सकता। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आपको इतना दिमाग लगाना है कि इसके पंक्ति और स्तंभ किसी एक को चेंज करेंगे आप, तो किस प्रकार चेंज करना है कि इसमें आसानी पूर्वक प्रगुण लगाया जा सके। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैं एक संक्रिया यहाँ पे लगा रहा हूँ। संक्रिया कौन सा लगा देंगे, यहाँ पे देखिए R2 में लिखेंगे, किसमें, R2 में लिखेंगे, और R2 में R1 को घटा देंगे। कैसे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A, यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B, यहाँ पे C है और यहाँ पर भी C। ऐसा करने से क्या होगा कि A से A इसमें घट जाएगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x। इसमें से B कैंसिल होगा डियर, तो यहाँ पर 2y बच जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, तो 2z बच जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट आपको सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। यदि आप प्रगुण अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को एडजस्ट करने में जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि सभी प्रगुण आपसे पता है। तो कौन सा प्रगुण किस में लगेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है स्टूडेंट। इसमें से केवल 2 स्टेप, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रियर कंडीशन में 3 स्टेप जाना पड़ता है, नहीं तो 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये संक्रिया हमने लगा दिया स्टूडेंट, ठीक। तो यहाँ पर चलिए कर देते हैं जो संक्रिया कर रहे हैं। तो देखिए डेल बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डेल बराबर हम क्या करें हैं कि R1 में तो लिखना है नहीं, तो R1 में ना लिखिए। तो R1 में स्टूडेंट जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए R2 में लिखना है और R2 में R1 को घटाना है, तो A प्लस 2x। अब देखिए R क्या है, हमने आपको बताया था, R मतलब रो, ROW, रो मीन्स पंक्ति होता है, ठीक। तो हम पंक्ति में कर रहे हैं स्टूडेंट, ना कि कॉलम में। तो देखिए तो R2 कौन सा है, ये, और देखिए इसमें क्या घट जाएगा, R1 क्या है, A, तो इसमें A घटा देंगे। इसके बाद देखिए दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर ये है A प्लस 2y, इसमें घटा देंगे B को R1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा है C प्लस 2z, इसमें घटा देंगे C को, ठीक, जिस प्रकार संक्रिया हमने लिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट x बाई जेड बच गया तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए अगले स्टेप में डेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A B C दी पहले था तो हमने लिख दिया।
इसके बाद देखिए यहाँ पर a से a घट जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो कट जाएगा कि नहीं। देखिए घटा देंगे तो यहाँ कट ही जाएगा, यहाँ ये कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर b भी प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये भी कट गया। और आगे देखिए c प्लस में, यहाँ माइनस में। अब देखिए जो बड़ा सा दिया गया था स्टूडेंट वो छोटा हो गया, इसलिए हमने ये संक्रिया लगाया। तो बच क्या गया, यहाँ पर 2x बचा, यहाँ स्टूडेंट 2y बचा और यहाँ क्या बचा 2z, और नीचे क्या बचा तो x by z, इतना बच गया। अब देखिए हमने स्टूडेंट सारणिक और अवयव यानी डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स में डिफरेंस बताया था कि जिस प्रकार स्टूडेंट हम अवयव में क्या करते थे, यदि उसके एलिमेंट दिए गए हैं 3 गुणे 3 कोटि की यदि आपके पास मैट्रिक्स है, तो यदि उसमें कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो सभी एलिमेंट से लेना पड़ता था, किंतु सारणिक में ऐसा नहीं है। आप अगर एक पंक्ति से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक स्तंभ से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें इसका एक ही रूल है कि पंक्ति के सभी एलिमेंट से लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 एलिमेंट से ले लो और एक एलिमेंट को रहने दो, तब आपका ये मान गलत हो जाएगा। यदि आप कॉलम से ले रहे हैं तो जैसे मान लीजिए तीसरा कॉलम है, ठीक है, तो तीसरे कॉलम में सभी में कॉमन होना चाहिए। यदि आप गुणा करते हैं तो सभी में गुणा करेंगे। इसी प्रकार देखिए इसमें दूसरा जो आपका पंक्ति है रो, दूसरे पंक्ति नहीं उसे R2 बोल सकते हैं। ठीक, उसका नामकरण दिया गया है R2 बोल सकते हैं। तो R2 में 2 कॉमन है, देखिए सभी में 2 कॉमन है कि नहीं है, तो सभी में 2 कॉमन है, तो आप सभी में से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, 2 जब हम कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए a b c बचा, इन सभी से 2 को कॉमन ले लिया हमने, तो बच गया x बाई z, और नीचे क्या बच गया तो नीचे बचा x बाई z। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे प्रगुण की जरूरत है। हमने आपको पूरे के पूरे प्रगुण बहुत अच्छे से स्टूडेंट डिटेल से समझाया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि यदि आपके पास कोई भी सारणिक है, ठीक, 3 गुणे 3 कोटि के यहाँ पर सारणिक है, तो हमने बताया था कि कोई भी आप 2 पंक्ति ले लीजिए या कोई 2 स्तंभ ले लीजिए। क्या बताया था कि कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ ले लीजिए, यदि स्टूडेंट उनके एलिमेंट बराबर हैं, चाहे आप पंक्ति यहाँ पर देखिए R2 और R3 को देखिए, दूसरी और तीसरी पंक्ति को, सारे के सारे एलिमेंट बराबर हैं x बाई z, तो इसका मान क्या होगा, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। सारणिक का मान क्या हो जाता है 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा R2 और R3 के अवयव समान है, इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। तो देखिए यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे स्टूडेंट, कि चूंकि R2 R3 के अवयव जो हैं समान है कि नहीं, तो यहां पर समान है, तब यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो आपका सारणिक है उसका मान 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए डेल बराबर 2 गुणे, अब जो आपका ये पूरा सारणिक है उसका मान क्या हो गया 0, तो हमने 0 लिख दिया। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0। अब देखिए डेल बराबर हमने जो माना था, क्या माना था, शुरू में स्टूडेंट हमने मान के चला था डेल बराबर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो डेल की जगह में आप लिख सकते हैं a b c, a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2z, x बाई z आपको क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक स्टूडेंट, इसके बाद देखिए इसके बराबर डेल की जगह में हमने इसे लिख दिया और इसके बराबर में आया क्या 0, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया स्टूडेंट। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको स्टूडेंट नोट डाउन करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार।
अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। उसी प्रकार का सब में दिया गया है सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि बराबर में 0 आना चाहिए। यानी LHS लेकर चलेंगे तो RHS लेकर के आगे आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और सभी क्वेश्चन में आपको प्रगुण लगाना है। तो देखिए यदि आपसे प्रगुण बनेगा तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और आपके पास जो दिया गया है हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर है c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। बराबर में क्या लाना है, 0। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप सोचकर बता सकते हैं कि यहाँ पर करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉलम है, आपका जो कॉलम है, कॉलम को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, यानी स्तंभ। तो देखिए कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और यहाँ पर तीसरा कॉलम। यदि हम इन सभी को जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें, तो इसमें परिणाम क्या होगा। देखिए यदि जोड़ेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। यदि सोचिए यहाँ पर थोड़ी, तो यहाँ पर a माइनस प्लस में, यहाँ माइनस में, यानी सब कट पिट के क्या हो जाएगा, एक स्तंभ 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट प्रगुण में आपने पढ़ा कि यदि सारणी के कोई भी पंक्ति या स्तंभ हो, उसके सभी अवयव 0 हैं तो सारणी का मान 0 होगा। बिना विस्तार किए आप सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक संक्रिया लगाते हैं। कौन सा संक्रिया कि C1 में लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब ये हुआ कि C1 में हम लिखेंगे और पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं यहाँ पर। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो LHS ले लीजिए स्टूडेंट, LHS, ठीक। LHS हमने लेकर चला स्टूडेंट। यहाँ पर एक स्टेप और लगाना चाहिए था कि पहले LHS लेते हैं स्टूडेंट, इसके बाद एक स्टेप, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर LHS ही लेकर चलते हैं, लेकिन संक्रिया को ऊपर लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट सभी को जोड़ना है C1 में लिखना है, तो C1 ये पहला कॉलम कहलाएगा। सभी को जोड़ देंगे a माइनस बी, फिर प्लस इसको जोड़िए b माइनस सी, फिर प्लस c माइनस ए, फिर आपका दूसरा कॉलम में बचेगा क्या, b माइनस सी बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, c माइनस ए। ऐसा नहीं करना है कि आपने सभी को जोड़ दिया तो दूसरा कॉलम में लिखे ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम संक्रिया लगा रहे हैं और दूसरे और तीसरे कॉलम में कुछ नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति को देखिए स्टूडेंट, तो b माइनस सी, फिर जोड़ देंगे तो यहाँ पर c माइनस ए, फिर जोड़ देंगे तो a माइनस बी। दूसरी पंक्ति एकदम यथावत रहेगी कि c माइनस ए माइनस बी। इसके बाद देखिए c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो बच गया दूसरी यहाँ पर स्तंभ a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखिए क्या होगा, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a जो है आपका किस में है, तो a स्टूडेंट यहाँ पर प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म। इसके बाद माइनस बी और यहाँ पर प्लस बी, ये भी खत्म, और ये माइनस सी और यहाँ पर प्लस सी, ये भी खत्म। पूरे स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए दूसरी जो आपकी पंक्ति है उसमें देखिए ये माइनस बी, सॉरी प्लस बी माइनस बी, स्वाहा। फिर देखिए माइनस सी प्लस सी, ये भी खत्म, और ये माइनस, ये प्लस, ये आपका भी खत्म। यहाँ देखिए सी माइनस प्लस, ए और ए माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस। कुल मिलाकर क्या हो गया, जो आपकी पहली स्तंभ है सभी में क्या आ गया, 0 0 0 0। फिर बचा क्या, b माइनस सी, c माइनस
ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इतना आपके पास बच गया। अब देखिए हमने स्टूडेंट आपको बताया था कि यदि आपके पास कोई सारणिक है, ठीक, यदि उसका कोई भी पंक्ति ले लीजिए या स्तंभ, अगर उसके सभी अवयव आपके पास 0 हैं स्टूडेंट, तब सारणिक का मान क्या होगा? 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि C1 ये पहला स्तंभ है और कॉलम, इसलिए इसे C1 से दर्शाएंगे। तो C1 के सभी अवयव शून्य हैं, सभी अवयव शून्य है तो क्या होगा? सारणिक का मान 0 होगा। तब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? 0। और स्टूडेंट हमने LHS लेकर चला, तब यहां पर क्या हो जाएगा? RHS। यानी स्टूडेंट यहां पर क्या हो गया? ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हमने LHS लेकर चला और RHS लेकर के आ गया। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए आपके पास है सिंपल क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि, अब देखिए यहां पर आप विस्तार भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं बोला है कि बिना विस्तार किए हुए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बस बोला है, और 0CB माइनस C0A माइनस B माइनस A0 इस प्रकार से स्टूडेंट दिया गया है। और यहाँ से आप किसी भी स्टूडेंट, चाहे आप पंक्ति और या चाहे स्तंभ, किसी को भी आप विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पहली पंक्ति है स्टूडेंट यानी R1, इसको हम क्या कर देते हैं? विस्तार कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होइएगा कि R1 C1 C3 ये सब क्या है। आपको मैंने सब पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पर ये जो क्षैतिज एलिमेंट दर्शाया गया है उन्हें पंक्ति कहा जाता है, इंग्लिश में रो बोलते हैं, इसलिए इसे R से दर्शाया जाता है। ये R1 हो गया, ये R2 और ये R3। और यहाँ पर स्टूडेंट जो ऊर्ध्वाधर एलिमेंट व्यवस्थित किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है स्तंभ या इंग्लिश में कॉलम। और कॉलम जो है C से प्रदर्शित होता है, C से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, इसलिए उसे C1 C2 और C3 से दर्शाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। 0CB माइनस C0A माइनस B माइनस A0, इतना है, बराबर में 0 लेकर के आना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? LHS लेकर चलते हैं और RHS लेकर के आ जाएंगे। LHS बराबर 0CB माइनस C0A, फिर है स्टूडेंट माइनस B माइनस A0 बराबर, इसमें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने LHS लेकर चला। अब देखिए जो आपका R1 है, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति के पदों में आप विस्तार कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें स्टूडेंट आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए सोचिए कि कुछ चेंज इसमें कर सकते हैं कि प्रगुण आप लगा सकें, तो इसमें स्टूडेंट आप नहीं कर सकते हैं कि आप प्रगुण लगा सकें। तो चलिए यहाँ पर विस्तार कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर चलिए विस्तार कर देते हैं। तो R1 के पदों में विस्तार करने पर, पदों में विस्तार करने पर, यहाँ पर चलिए विस्तार कर देंगे R1 के पदों में। तो R1 क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए R1 ये 0CB, तो 0 लेंगे पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं जो लेते हैं उसके सामने वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर उनको छोड़ देते हैं, उनको भूल जाइए, और जो बच गया उनको ले लीजिए। देखिए ये है इसके सामने, ये है, और इस CB इसके सामने क्या है? माइनस CB, यानी इसके सामने वाला और इसके सामने वाला, इनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बच गया क्या? 0A माइनस A0, इतना बचा तो हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए, और ये स्टूडेंट हमने बताया था कि ये प्लस माइनस प्लस के उसमें चलता है स्टूडेंट, ठीक। तो प्लस माइनस प्लस, फिर आगे एलिमेंट आएंगे तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो बीच वाला को माइनस से लेंगे C, इसके बाद C के सामने वाला और इसके सामने आमने सामने वाला, इसके सामने और इसके सामने,
छोड़ देंगे, बचेगा क्या, माइनस सी, ए माइनस बी, 0, तो इस प्रकार लिख लिए हैं। फिर देखो यहां पर देखिए प्लस बी होगा, क्योंकि माइनस प्लस में चलता है, सबसे पहले प्लस से स्टार्ट होता है। यहां पर देखिए इसके सामने वाला और इसके इधर सामने वाला छोड़ देंगे, माइनस सी बचा, 0 बचा, और माइनस बी और माइनस ए, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 2 गुणे 2 कोटि का डिटर्मिनेंट्स मिल गया। अब इसको सॉल्व करते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर 0 है तो डायरेक्ट आप गुणा करेंगे, तो गुणा होगा सारणिक के साथ, तो 0 को किसी भी संख्या से आप करेंगे, चाहे सारणिक हो, अवयव हो, किसी भी संख्या हो, तो यहाँ पर सीधे आप 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस सी है, क्या है, सी। सबसे पहले ये वाला विकर्ण लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए माइनस सी का गुणा 0 से होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर माइनस, बीच में माइनस होता है, और फिर ए का गुणा बी से होगा, तो माइनस ए बी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन। इसके बाद देखिए प्लस बी है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस सी का गुणा माइनस ए से होगा, तो माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा। फिर बीच में माइनस बी का गुणा 0 से होगा, तो डायरेक्ट 0, क्योंकि किसी संख्या से 0 से गुणा करने पर वो सीधा 0 देता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 0 है, खत्म, माइनस सी, यहाँ पर बचा क्या, माइनस का गुणा माइनस से होगा, तो यहाँ पर बचा ए बी, प्लस यहाँ पर क्या बचा, बी और ए सी यहाँ पर बच गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर माइनस ए बी सी बचा, यहाँ प्लस ए बी सी, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। हमने LHS लेकर चला स्टूडेंट, और हमें RHS प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे RHS मिल गया, यानी जो आपका क्वेश्चन था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और हमें प्रूफ करना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार का इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि, तो चलिए यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 1 1 यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पर यदि 0 0 0 दिया होता तब डायरेक्ट सारणिक का मान 0, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देगा क्यों, आपको सॉल्व करने के लिए देता है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर बी सी सी ए बी, और यहाँ पर ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी आपके पास दिया गया है, और बराबर में 0 लाना है, यानी प्रूफ करना है LHS बराबर RHS। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल स्टूडेंट, सॉल्व, और यहाँ पर जो दिया गया है हम लिख लेंगे है 1 1 1 है आपके पास, बी सी सी ए और ए बी, यहाँ पर है स्टूडेंट ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। इतना क्लियर, इतना आपके पास दिया गया था तो हमने लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट LHS लेकर चलना है, हमें LHS लेकर चलना। LHS क्या है, देखिए आपको बेसिक से स्टूडेंट कोई भी स्टेप छूट ना पाए। तो यहाँ पर 1 1 1, ठीक, बी सी सी ए बी, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और यहाँ पर सी ए प्लस बी आपके पास दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए अगले स्टेप में कि हम 1 1 1 दिया गया तो हमने लिख लिया। यहाँ पर है बी सी सी ए और ए बी, इतना दिया गया है तो इतना हमने क्या किया, लिख लिया। इसके बाद देखिए इस ए का गुणा अंदर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए का गुणा करिए तो ए बी, इसका गुणा करेंगे तो प्लस ए सी, हो गया कि नहीं, इसका करेंगे तो बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए बी। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर सी ए प्लस यहाँ पर बी सी, हो गया, हमने गुणा कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये कर देंगे
कि C3 में लिख देंगे और C2 को C3 के साथ जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? C3 में लिख देंगे और C2 को C3 के साथ जोड़ देंगे। ऐसा हमने क्यों किया? यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इन सभी को जोड़ देंगे तो इसमें से कॉमन हो जाएगा, जो हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA होगा। तो सभी में जब हमारा कॉमन होगा तो यहाँ भी एक 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 निकल करके आ जाएगा। आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर इक्वल है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इक्वल जब जोड़ देंगे 1 1 1, C1 और C2 में कुछ नहीं करना है। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया। अब इसको जोड़ देंगे इसमें, तो AB प्लस इसको जोड़ेंगे तो BC क्रम से लिख दिए हैं, प्लस यहाँ पे CA हमने लिख दिया। ठीक, फिर यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो AB था स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए प्लस BC है और यहाँ पर जोड़ देंगे इसको तो प्लस CA हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट AB जोड़ देंगे, प्लस BC है यहाँ पे, प्लस CA है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका C3 है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कौन सा? यहाँ पर लिख दीजिए C3 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो चलिए सबसे उभयनिष्ठ ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हम कॉमन ले लिए हैं AB प्लस BC प्लस CA। बचा क्या स्टूडेंट? तो देखिए 1 1 1 यहाँ पहले से था, यहाँ पर है BC CA AB, यहाँ से पूरा हम कॉमन ले लिए तो यहाँ भी 1 1 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा प्रगुण लगेगा? आपको मैंने बताया था कि यदि कोई भी स्तंभ, दो स्तंभ या दो पंक्ति, उसके अवयव समान है, यहाँ पर C1 और C3 के अवयव समान है तो सारणी क्रमांक 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि C1 व C3 के अवयव समान है। क्या है? समान है। इसके एलिमेंट यहाँ पे समान है तो यहाँ पर क्या होगा? सारणी का मान 0, तो AB प्लस BC प्लस CA गुणे 0, ये पूरा सारणी का मान ही 0 हो जाएगा। यानी जब इसको हम गुणा करेंगे सभी के साथ तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। और हमने LHS लेकर चला और RHS हमें मिल गया। और स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS, LHS लेकर चला, RHS मिल गया। यानी ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया, कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि x प्लस a, x प्लस 2a, x प्लस 3a, x प्लस 2a, x प्लस 3a, x प्लस 4a, x प्लस 4a, x प्लस 5a, x प्लस 6a इस प्रकार दिया गया है। बराबर में 0 है स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट हम क्या करते हैं? LHS लेकर चलते हैं। चलिए LHS है आपके पास, क्या देखिए x प्लस a, x प्लस 2a, x प्लस 3a, फिर है स्टूडेंट x प्लस 2a, x प्लस 3a, x प्लस 4a, फिर क्या है x प्लस 4a, x प्लस 5a, x प्लस 6a। इतना दिया गया है, हमने LHS लेकर चला। तो चलिए इसमें कौन सा संक्रिया लगा सकते हैं? यहाँ पर स्टूडेंट आपको थोड़ी सोचना है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि R1 पर लिखेंगे और R1 माइनस R2 कर देंगे। तो R1 माइनस R2 का मकसद ये है स्टूडेंट कि यहाँ से X से X कट जाएगा और A से A भी घट जाएगा, एक A बचेगा। सभी में आप देख सकते हैं कि X से X कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? लगा देते हैं संक्रिया। कौन सा संक्रिया? R1 में लिखना है। ठीक, R1 माइनस R2 लगा देते हैं। ठीक, इससे संक्रिया से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस a फिर माइनस x प्लस 2a। ठीक, आया समझ में? इसके बाद देखिए R1 में यानी पंक्ति में कर रहे हैं, x प्लस 2a है माइनस x प्लस 3a। फिर देखिए आगे x प्लस 3a है माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस 4a। इतना हो गया, इतना आपने देखा। फिर इसके बाद देखिए और स्टूडेंट R2 में कुछ नहीं, R3 में कुछ नहीं, तो उतना ही लिख देंगे x प्लस 2a, x प्लस 3a और यहाँ पर क्या है? x प्लस 4a। R3 है x प्लस 4a,
एक्स प्लस 5a और यहाँ है एक्स प्लस 6a, तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का गुणा कर दीजिए, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस 2a हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए x प्लस 2a माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 3a। यहाँ पर देखिए x प्लस 3a माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 4a, माइनस के अंदर हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर देखिए x प्लस 2a, x प्लस 3a और x प्लस 4a। फिर इसके बाद देखिए x प्लस 4a, x प्लस 5a, x प्लस 6a, इतना आपके पास दिया गया है तो हमने लिख लिया। इसके आगे देखिए यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसीलिए हमने क्या किया कि r1 को r2 से घटा दिया। इसके बाद देखिए बचा क्या, यहाँ पर बच गया स्टूडेंट a माइनस 2a, क्या बच गया a माइनस 2a, यहाँ 2a माइनस 3a, यहाँ 3a माइनस 4a। नीचे स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, लिख देना है x प्लस 2a, यहाँ पर x प्लस 3a और यहाँ x प्लस 4a। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, x प्लस 4a, x प्लस 5a और x प्लस 6, इतना लिख देना है। तो इतना हमने क्या किया, लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप घटा भी सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर जब घटा देंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घट जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस से हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। सब में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो इतना हमने लिख दिया। बचा क्या, x प्लस 2a, x प्लस 3a, x प्लस 4a। फिर नीचे क्या है, x प्लस 4a, x प्लस 5a, x प्लस 6a। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम देखेंगे अगला स्टेप। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप इसको किस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम C1 में क्या कर देंगे, C2 को घटा देंगे। ठीक है, C1 को C2 में घटा देंगे और लिखना किस में है, C1 में ही। देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और a भी घट जाएगा, यानी 3 में 2 घटेगा स्टूडेंट। देखिए तो यहाँ पर C1 में लिखना है और C1 को C2 से घटा देना है। फिर C2 में लिखना है दूसरी संक्रिया और C2 को किससे घटाना है, C3 से। इस प्रकार का करना है कि हम इस प्रकार संक्रिया लगा रहे हैं। तो चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट C1 और C2 C3 आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए घटा दीजिए। C1 में तो लिखना है C1 माइनस C2 मतलब -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर माइनस और -1 पहले से है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस प्रकार लिख दिया। देखिए x प्लस 2a घटाएंगे किसको, तो C2 को, तो माइनस x प्लस 3a। फिर देखिए x प्लस 4a दिया गया है, माइनस x प्लस 5a हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर C2 पर लिखना है, C2 पर लिखना है और क्या करना है, C2 माइनस C3, तो यहाँ माइनस a और माइनस बीच में और ये माइनस दिया गया है। फिर देखिए x प्लस 3a माइनस x प्लस 4a होगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 5a और माइनस x प्लस 6a हो गया। और हमने C3 में कुछ नहीं लिखना है, जो पहले से दिया हुआ है हम लिख देंगे। तो माइनस a x प्लस 4a x प्लस 6a हमने लिख दिया। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे क्या है, a है माइनस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस स्टूडेंट, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस a। फिर आगे देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट माइनस a और माइनस माइनस प्लस a। फिर देखिए यहाँ पर माइनस a बच जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। फिर आगे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस 2a, x प्लस 2a माइनस का अंदर गुणा करिए तो माइनस x माइनस 3a। यहाँ भी स्टूडेंट x प्लस 3a माइनस का गुणा करेंगे माइनस x माइनस 4a, यहाँ x प्लस 4a। फिर देखिए स्टूडेंट
x प्लस 4a माइनस का गुणा करेंगे माइनस एक्स माइनस 5a, x प्लस 5a माइनस का गुणा करेंगे माइनस एक्स माइनस 6a, और यहाँ पर है x प्लस 6a। फिर इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, अगला स्टेप यहाँ पे a से a कट गया, प्लस माइनस है, यहाँ a से a कट गया, ठीक, और यहाँ पर x से x कट गया, यहाँ x से x कट गया, यहाँ x से x, x से x, इतना कट गया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जितना कट गया, देखिए a माइनस प्लस माइनस तो यहाँ 0 बचा, यहाँ क्या बचा 0, 2a माइनस 3a यानी बड़ी संख्या माइनस, एक बार लिख लेते हैं, 2a माइनस 3a बचा, और यहाँ पर क्या बचा 3a माइनस 4a, यहाँ माइनस a, यहाँ x प्लस 4a। फिर देखिए 4a माइनस 5a, 5a माइनस 6a, यहाँ x प्लस 6a, इतना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आपको आया। इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर 0 0 माइनस 1 है तो इतना होगा ही, हमने लिख दिया। यहाँ पर 2a और माइनस 3a है कि नहीं, तो 3a में 2a हटा देंगे तो a तो बचेगा, किंतु बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर x प्लस 4a। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ माइनस a, यहाँ भी माइनस a, बचेगा कि नहीं, तो बच जाएगा। यहाँ पर x प्लस 6a बचेगा, तो इतना हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको प्रगुण लगाना है। कौन सा प्रगुण, कि सारणिक स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो C1 और C2 समान है अवयव, तो यहाँ पर दो जो आपका स्तंभ है, तो दो अवयव, दो स्तंभ के अवयव को जो है समान है, तो यहाँ पर सारणिक का मान 0। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि C1 व C2 के अवयव समान है, और जब समान है तो क्या होगा, सारणिक का मान 0, और आपको 0 लाना ही था स्टूडेंट, यानी ये RHS की वैल्यू आ गई। इस प्रकार ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि AHG HBF और GHC है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, देखिए हम यहाँ पर LHS लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इतना दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट हल करके स्टूडेंट LHS लेकर चलते हैं और RHS लेकर के आना है। LHS है हमारे पास AHG HBF और GFC, इतना दिया गया है। तो देखिए इसमें किस प्रकार एडजस्ट करेंगे, तो इसको स्टूडेंट क्या करेंगे कि हम प्रसार कर देते हैं। देखिए इसको प्रसार कर दीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर प्रसार कर देते हैं स्टूडेंट R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, चलिए यहाँ पर हम प्रसार कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे R1, तो R1 कौन सी है AHG, तो A लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, और उसके सामने वाला ये और उसके सामने वाला ये, इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, बच गया BF और FC बच गया। इसके बाद ये कैसे चलता है स्टूडेंट, प्लस माइनस और प्लस में, तो बीच वाला माइनस, इसके बाद H स्टूडेंट, H के सामने वाला और स्टूडेंट ये सभी सामने वाला छोड़ देंगे, बचेगा क्या HFGC बच गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस G के सामने वाला और सामने वाला छोड़ देंगे, बचेगा क्या HBGF। अब देखिए A है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। सबसे पहले ये विकर्ण होगा BC माइनस F का गुणा F से होगा तो F स्क्वायर माइनस H है, यहाँ पर देखिए H का गुणा C से HC माइनस क्या हो जाएगा GF। फिर इसके बाद देखिए प्लस G HF माइनस GB हो गया। अब चलिए इनका गुणा करते हैं, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ABC, फिर यहाँ पर माइनस AF स्क्वायर,
अब देखिए यहाँ पर माइनस एच का गुणा करेंगे अंदर, तो माइनस एच स्क्वायर सी, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा जी एच एफ। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए प्लस जी एच एफ हो गया, और यहाँ पर जी का गुणा अंदर करेंगे माइनस जी स्क्वायर बी हो गया। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पर जी एच एफ 2 बार है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 जी एच एफ। फिर स्टूडेंट यहाँ पे बचा क्या, तो माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, ये स्टूडेंट, और ये हमने लिख लिया माइनस यहाँ पर क्या है सी एच स्क्वायर, सी को पहले लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए बी सी प्लस, इसको देखिए इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं 2 जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर है माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने LHS लेकर चला और RHS हमें मिल गया, हमने R1 के सापेक्ष विस्तार कर दिया स्टूडेंट, यानी ये क्या हो गया RHS। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।